आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान में अरसे दराज से फ़िल्म इंडस्ट्री आबाद है और शुरू से ही जो है अच्छी अच्छी फ़िल्में बनाई जाती हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। आजकल ये हो गया है कि फ़िल्में तकरीबन एजेंडे के तहत बनाई जा रही है। ख़ास तौर पर कश्मीर फाइल्स का ज़िक्र जब आता है तो काफ़ी तनाज़ुओं में घिरी हुई वो फ़िल्म पहले से ही है। उसके बाद ये हुआ कि गोवा में इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ये फ़िल्म को गैर ज़रूरी ठोंस दिया गया। नतीजा ये हुआ कि पहले तो मुल्क भर में बदनाम हुए थे, अब तो बैनुल अक़वामी तौर पर थू-थू हो रही है कि किस किस्म की फ़िल्म बना रहे हैं, क्या मेयार है ये फ़िल्मों का और किस मकसद व गायत के लिए ये बनाई जा रही हैं। तो इस ताल्लुक से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार जनाब सैयद इनाम उर रहमान गयूर साहब। गयूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया आपका, आपके नाज़रीन को, आपको मेरा आदाब। जी आदाब। तो कश्मीर फाइल्स के ताल्लुक से हमने इससे पहले भी जो है डिस्कशन किया था, मगर अब उसके बाद ये हुआ कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड फ़िल्म फ़िल्म डायरेक्टर लैपिड ने जो है कश्मीर फाइल्स की बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद कर डाली। के बाद काफ़ी तनाज़ा हुआ और हिंदुस्तानियों की जानिब से गुस्सा और बरहमी का इज़हार किया गया। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अल्फाज़ वापस नहीं लेने वाला, मैंने जो कहा है वो सोच समझ कर कहा है। इस ताल्लुक से आप क्या फ़रमाते हैं? हुँ, जी, ये बात आपने बहुत दुरुस्त कही कि पहले मुल्क में ही बहुत सारे हलक़ों में ये फ़िल्म जो है नज़ा का बायस होने के साथ-साथ एक तरह की बदनामी का बाज़ भी बन गई थी। क्योंकि साहिब समझ हलक़े जो हैं हमारे माशरे के और जो इल्म रखते हैं, वो लोग समझते हैं कि कौन-सी चीज़ बजा है, कौन-सी चीज़ इंतहाई बेजा है। तो कश्मीर फाइल तो जी, अब इंतहाई बेजा होने के मामले में सारी हदों को पार कर जाती है। ऐसा लगता है उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ किस्म की क्रिटिसिज्म, उसके मुख्तलिफ किस्म की तनकीद को सुनकर। लेकिन ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरह की बदनामी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुई थी, उसके जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, उनकी तनकीद के बाद से एक बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी हुई और अच्छी खासी हुई। हमारे मीडिया में हर चीज़ जो जो किसी तरह से हुकूमत के खिलाफ जाती हुई नज़र आती है। हालाँकि ये तो एक फ़िल्म का मामला था, ये फ़िल्म जो है एक फ़िल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो है मामला हो सकता था। लेकिन इसको बाखबर हल्के ये देखते हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ या उनकी पॉलिसियों के खिलाफ या उनके मंशे के खिलाफ जो है चीज़ें हो रही हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पर किसी तरह की तनकीद की जा रही है ये फ़िल्म की। ये नहीं होता तो बहुत अच्छा था और आफ़री हैं उन चेयरपर्सन साहब पर जिन्होंने अपनी मुल्क की पॉलिसी को दरगुज़र कर कर उनके मुल्क की पॉलिसी हमारे मुल्क की के पॉलिसियों को सराहना है, उसकी सताइश करना है, उसकी मदद करना है, उसको तक़वियत देना है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ अपनी आज़ादाना राय का इस्तेमाल किया और आज़ादाना राय इंतहाई ईमानदाराना है, ये वो कहते हैं और उसके ऊपर अड़े हुए भी हैं। हालाँकि वाक़या ये है कि उनके वैसा कहने के बाद खुद हिंदुस्तान में के इज़राइली सफ़ीर बराए हिंदुस्तान ने भी एक तरह से माफ़ी चाहने की कोशिश की, मामले को ठंडा करने की कोशिश की, यानी आग पर जो है पानी छिड़क के आग को बुझाने का काम किया, फायर फाइटिंग जिसे कहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से वैसा कुछ नहीं हुआ और वो कायम रहे अपनी बात पे। तो जी, ये जी, थी बात और इसकी वजह से बदनामी तो यकीनन हुई है और जी, आइंदा भी ये बात उठ-उठ कर आती रहेगी क्योंकि तमाम फ़िल्म ज्यूरीज़ अब जहाँ भी बैठेंगी दुनिया भर में, हर साल जो हुँ, बैठती हैं और देखती हैं आर्ट फ़िल्मों को, फ़िल्म की एस्थेटिक वैल्यूज़ को, फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यूज़ को, फ़िल्म की स्टोरी लाइन और उस लाइन से फ़िल्म के ट्रीटमेंट का जस्टिफ़िकेशन, वो सारी चीज़ों को जो देखती हैं, जिन पैमानों पर जाँचा जाता है फ़िल्मों को, वो हमेशा वो आगे के दिनों में भी वैसा होता रहेगा और ऐसी किसी मौज़ूआत पर किसी भी तरह की कोई कोई स्लिप अप ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर जो है वो बहुत बुरी नज़र से देखा जाएगा। इस जी, फ़िल्म को प्रोपेगेंडा फ़िल्म कहा उन्होंने और उनका ऐसा कहना बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है।
इस जी, एतबार से कि वो फ़िल्म और फ़िल्म में दिखाए हुए हालात, वो सारी चीज़ों को तो बता सकते हैं, लेकिन जी, वो हिस्सासियत से फ़िल्म की कहानी और उन हालात को समझने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी हो, ज़बान जो है उनके लिए बैरूनी है और हालात यहाँ के उससे उस कदर वाकिफ़ नहीं हो सकते वो, जितना जो है कोई यहाँ का आदमी होता, यहाँ का चेयरपर्सन होता तो वाकिफ़ होता कि क्या-क्या हालात रहे। उसके बावजूद जी, उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा कहा और ये प्रोपेगेंडा, उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हुकूमत को ज़हन में रखकर कहा कि ये हुकूमत को ये फ़िल्म जिस तरह से बनाई गई है, उससे हुकूमत को फ़ायदा पहुँचता है। हुकूमत की या पार्टी इन पावर की ये जो मुख्तलिफ़ काविशें रहती है हमेशा सिचुएशन को पोलराइज़ करने की, वो पोलराइज़ करने वाले काम में, उस सरगर्मी में इस फ़िल्म का एक बड़ा हाथ है। इस तरह से देखा उन्होंने। और जी, बाद में फ़िल्म से बाहर निकलने वाले क़ारीन जो थे, जो भी नाज़रीन थे फ़िल्म के, वो उस फ़िल्म जी, थिएटरों से बाहर निकले तो मामला इंतहाई पोलराइज़ था। वो लोग हुँ, ऐसे स्लोगन्स, ऐसे जो है नारे लगा रहे थे, जो इश्तियाल अंगेज़ थे कि हुँ, भड़काऊ किस्म के थे और किसी हुँ, तरह का अच्छा खासा एक फ़साद बपा करने का माहौल पैदा करने वाले जो है उनके नारे थे। तो ये फ़िल्म उस एतबार से कामयाब है ज़रूर, बॉक्स ऑफिस पर तो बेइंतहा कामयाब रही है फ़िल्म, होनी भी चाहिए। ये फ़िल्म को टैक्स एग्ज़म्पशन है। अब टैक्स एग्ज़म्पशन का हुकूमत उसी वक़्त देती है जब उसकी पॉलिसी के की की तायीद में कोई फ़िल्म जी, बनती है। जैसे बिल्कुल। मान लीजिए एक ज़माने में कौमी यकजहती पर कोई अच्छी फ़िल्म बनती या फैमिली प्लानिंग पर कोई फ़िल्म बनती या हाल ही में जो है कुछ साल पहले जो है वो क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत और जो है शौचालय वगैरह को मौजू बना के फ़िल्म बनी, उसको टैक्स एग्ज़म्पशन मिला। तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की सिमत में एक फ़िल्म कारामद होती है तो उसको टैक्स एग्ज़म्पशन दिया जाता है। ये तो खालिस्तान सियासी जो है मौजू था, उस मौजू को उन्होंने इस तरह से पेश किया कि देखने वाली ज्यूरी के बात समझ लोग, जो ऐसी दुनिया तमाम किसी फ़िल्मों को अच्छे तरह से देखते रहते होंगे, वो जी, खुद एक ऐसे माहौल से आते थे चेयरपर्सन साहब जहाँ पर ये चीज़ों को देखते हैं वो। तो उन्होंने ऐसा कहा तो ये बेशक हमारे लिए बदनामी का बास बना, हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बास बना। जी। नाडाव लापिड ने ना सिर्फ़ उसे प्रोपेगेंडा फ़िल्म कहा, बल्कि वल्गर फ़िल्म भी कहा है। इस जी। ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जी। देखिए, वल्गर वल्गर के माने उमूमन हमारे मुआशरे में, हमारे तौर तरीक़ों में यानी बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी गंदी ज़बान इस्तेमाल करना, उमूमी, सतही, घटिया, नीच किस्म की जो है बातें बोलना, उसको वल्गर के तौर पर देखते हैं। वल्गर सही पूछे तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग, उसकी जो क्लासिकल लिटरेरी मीनिंग है, वो कॉमन कॉमन से है। उमूमी अवामी सतह पर। जी, तो ज़बान का गंदा होना ही ज़रूरी नहीं है। उन्होंने जो है ये कहा कि निचली सतह पर जाकर ये फ़िल्म जो है बनी है। ने निचली सतह से मुराद फ़िल्मी तख़लीक़ की जो सतह होती है, उस सतह से बहुत नीचे जाकर बनाई गई है, वैसा उनका मतलब था। भोंडे किस्म का प्रेज़ेंटेशन। जी, वो उनको बोलने का मौका दिया गया, मैं समझता हूँ ये बात हमको रियलाइज़ करना चाहिए। हम दुनिया के एक बड़े मुल्क हैं, हमारी अपनी एक हैसियत, हमारा अपना एक रुतबा और दबदबा है। उसका ख़्याल रखते हुए हमारी कोई भी चीज़ के ताल्लुक से इस तरह का मनफ़ी जो है तबसरा, वो हमारे मुल्क के लिए बुरा होता है, अच्छी बात नहीं है। जी, जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भोंडे किस्म का प्रेज़ेंटेशन था फ़िल्म का? फिर से बताओ, क्या फरमाया आपने? भोंडे किस्म का प्रेज़ेंटेशन। हाँ, बहुत सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। उनका मंशा ग़ालिबन यही था कि ये जो प्रेज़ेंटेशन था, ये एक इंतहाई भद्दा, भोंडे किस्म का जो है था कि एक ही सिमत में सारी बातें ऐसी बताई जा रही हैं कि दुनिया तमाम की मुसीबतें सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर टूटी, जिनके ताल्लुक से इन्होंने बताया है। हालाँकि हकीकत इसके काफ़ी मग़ायर है। देखिए, हुँ, मैं आपसे ईमानदाराना तौर पर एक बात अर्ज़ करूँ कि बहुत ज़माना हो गया मैंने यूँ भी फ़िल्में देखनी छोड़ दी और ये इस तरह के प्रोपेगेंडा बेस्ड फ़िल्में, ये कोई पहली फ़िल्म नहीं है प्रोपेगेंडा बेस्ड। एक ज़माने से जब से हमारे मुल्क का सियासी माहौल ख़ास तौर पर बड़ा सीना ठोक के जो है गरमाया जा रहा है या उसको गंदा किया जा रहा है, एक नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, झूठ के पुलंदे बाँधे जा रहे हैं। ये सिलसिला कुछ सालों से शुरू हुआ है और इसकी कोई ऐसा दिखता है कि कोई हद नहीं है, तो ये सिलसिले को आगे ही बढ़ाया जा रहा है और गंदगी की हर हद को पार किया जा रहा है। तो जी, वैसी सूरत में ये फ़िल्म मैं यूँ भी देखने को राज़ी नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि किस मकसद के लिए ये चीज़ बनाई गई है।
जी। मैं सबसे खुसूसन खुसूसन हमारे उर्दू क़ाराइन से उर्दू के लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप क्यों नहीं समझते कि कौन-सी फ़िल्म का क्या मकसद है? आप क्यों नहीं वैसी फ़िल्मों का जो है बॉयकॉट करते? फ़िल्मों की क्या कमी पड़ी हुई है कि आप ख़ास तौर पर वैसी फ़िल्मों को देखें, उसके ऊपर आके घर के अंदर तबसरा करते रहें और उन लोगों के पैसे माली मदद करते रहें जो आपके खिलाफ एक माशरे के खिलाफ एक जो है एक समाजी जुर्म कर रहे हों, आप उन लोगों की हिम्मत अफ़ज़ाई करते हैं। फितरतन वो चीज़ों को समझ के उन चीज़ों का बॉयकॉट करना चाहिए और अब से नहीं बहुत पहले से ये जो बहुत सारी फ़िल्में बनती आ रही हैं, वो प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स ही हैं। नफ़रतों के बाज़ार को गर्म करना चाह रही हैं, किसी एक तबके को किसी एक तबके की तरफ लाकर हुँ। इलेक्शन में अपनी जीत हासिल करना चाह रहे हैं। तो वैसे मकसद के लिए फ़िल्में बनाई जा रही हैं, तो वैसे फ़िल्मों का सरीहन बॉयकॉट होना चाहिए। जी, बहुत ही प्यारी बात की है आपने कि ऐसी जो है मंशा के तहत प्रोपेगेंडा के तहत या फिर कोई एजेंडा चलाने के लिए, ख़ास तौर पर मनफ़ी एजेंडा चलाने के लिए जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, उसका बॉयकॉट करना चाहिए। अब ये फ़िल्म के मामले में भी नाम खुद इतना सजेस्टिव है, कश्मीर फाइल्स। इसमें कश्मीर के जो साबिक़ा हालात हैं, उनको तोड़-मरोड़ कर झूठी जो है तारीख़ पेश की गई। तो मैं यहाँ ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या फ़िल्म फेस्टिवल में तारीख़ी पहलू को गौर नहीं किया गया कि किस तरह से मूवी में दिखाया गया, क्या वो वाक़ई ऐसा हुआ था? देखिए, तारीख़ी हक़ाइक़ में जाने की फ़िल्म ज्यूरी के लोगों को चंदा कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके। लेकिन कॉमन सेंस आम जो मालूमात होती हैं पब्लिक डोमेन में, उसके तहत कुछ नज़रिए कायम किए जा सकते हैं जिसका हक होता है। ज्यूरी और ज्यूरी के चेयरपर्सन को फ़िल्म के तारीख़ी पहलू यानी फ़िल्म में दिखाए गए तारीख़ी वाक़यात उसकी सच्चाई पर जाने से कहीं ज़्यादा उनको शिकायत ये है कि वो एक तरफ़ा दिखाए गए, उससे फ़िल्म वैल्यू की प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो हैं, उस पे यकीनन फ़र्क पड़ता। कोई भी देखना वाला ये सोचता कि भई फ़िल्म की स्टोरी लाइन का ट्रीटमेंट किस तरह का है। तो हुँ, स्टोरी लाइन के ट्रीटमेंट में एक तरफ़ा अगर बात जो है दिखाई जाती है, तो वो एक लोगों को प्रोपेगेंडा नज़र आता है। हुँ, और उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं ज्यूरी के चेयरपर्सन, ज्यूरी के दीगर मेंबरान भी। ऐसा भी नहीं है कि ज्यूरी के दीगर मेंबरान ने बड़े ज़ोरों-शोर से उसकी शिकायत की और ये कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा है, वैसा है। जी, दबा-दबा ही एहतजाज था अगर था भी किसी का तो उस चीज़ के हुँ, ताल्लुक से। जी, लेकिन देखिए समझने की बात ये है कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या यूँ ही बिल्कुल। होता रहेगा कि आइंदा ख़ुसूसन कश्मीर फाइल्स जो बनाई गई, वो इस बात को ज़हन में रख के बनाई गई कि लोग जो है एक तरफ़े से मुतनफ़्फ़िर होकर वो जो है एक दूसरे तबके की तरफ ज़्यादा इक्जा होंगे और वो दूसरा तबका ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। मगर ये तो बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स हैं ये हुँ, गेन्स जो है फ़ायदा बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म गेन में जो दरारें पड़ जाएँगी लोगों के दिलों में, वो दरारों का पाटना मुश्किल हो जाएगा और आम इंसान की ज़िंदगी, रहन-सहन जो है सब कुछ काफ़ी जो है दुश्वार हो जाएगा। जी। तो ये चीज़ से तो हर स्टेट बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर तो ऐसा दिखता है कि स्टेट की तरफ से सपोर्ट मिली। स्टेट ने टैक्स फ्री कर दिया, स्टेट एलानिया ने एलानिया होता है। सॉरी? एलानिया सपोर्ट होता है। जी, स्टेट के मुख्तलिफ स्टेट्स के लोगों ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को छुट्टियाँ दी कि जाके फ़िल्म देखो। हुँ, हाँ? स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को छुट्टी दी कि जाके जो है फ़िल्म देखो और जी, इस तरह के बहुत सारे वो मिले, मराहत मिले लोगों को फ़िल्म देखने के लिए। इस हुँ, तरह तो कहीं भी नहीं होता और जब ये हो रहा है और उसको फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है, तो ये इलॉजिक ऑफ लॉजिक है, किसी को भी नज़र आ रहा है कि क्या है। जी, लेकिन मैं कश्मीर के ताल्लुक से मेरा अपनी ज़ाती राय बता दूँ, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल लेट 80s में या शायद बिल्कुल अर्ली 80s में हैदराबाद के जो है जो सिविल सोसाइटी थी, उसके मेंबरान, उसके बाशऊर मेंबरान, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बहुत सारे, वो एक ग्रुप बनाकर कश्मीर गए थे कि वहाँ पर हालात का फ्रेश हैंड जायज़ा लें। जी, तो ज़ाहिर है कि वो उनको और कुछ बहुत कुछ नज़र नहीं आ सकता था, जो जिस तरह के ज़ुल्म-ओ-सितम जो है पंडितों पर ढाए जा रहे होंगे या वहाँ के लोगों पर पुलिस की तरफ से ढाए जा रहे होंगे, वो तो चीज़ें देखने का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन अच्छा, ये सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो गए थे, ज़िम्मेदार किस्म के लोग, उनमें से एक
टॉप के इंटेलेक्चुअल कांचा एलैया साहब, उन्होंने पहले पहल हमको एक ब्रीफ दी। चंद लोगों को, सियाफी वगैरह ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग थे, वह उनको एक ब्रीफ दी कि उन्होंने वहां पर क्या पाया। तो उनका यह कहना था कि दोनों फिरकों में तनफ्फुर इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि मुकामी लोग ये फील करते थे कि भाई हमको तो आजादी मिलने के बाद, हिंदुस्तान के साथ हम मिल चुकने के बाद, दिलो जान से शरीक होके इलेक्ट्रल प्रोसेस का हिस्सा बन जाने के बाद भी हमारी हालत वैसी की वैसी है। हुँ, हमारा एक्सप्लॉयटेशन वैसा ही हो रहा है जैसा महाराजा के जमाने में होता था। हुँ, तो उसकी एक मिसाल दी उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि जो है, अगर एक आम कश्मीरी जो होता था, वो कम पढ़ा लिखा बल्कि नहीं पढ़ा लिखा होता था, उसके बच्चे को के बाहर काम करते हुए होते थे, पढ़ाई करते होते थे, वो जमाने में शऊर जाग रहा था पढ़ने का। तो हुँ, वो बच्चे या वो बाहर के जो कजन्स हैं, भाई हैं, वो लोग बाहर कश्मीर, दिल्ली से या बंबई से या मद्रास से, जहाँ इनकी दुकानें हैं या एग्जीबिशन में, वहां से अगर चिट्ठी लिखते और ये चिट्ठी पढ़ाने के लिए अगर उनके पास जाते, पंडित के पास जाते और जाके बोलते, भाई जरा बेटे की चिट्ठी आई है, जरा पढ़ दीजिए, छोटे भाई ने चिट्ठी भेजी है, जरा पढ़ दीजिए। तो हुँ, वो बोलता था कि ठीक है, मैं अभी पढ़ता हूँ थोड़ी देर में, जब तक तुम आंगन साफ कर दो जरा। हुँ, हुँ, तो सब वो आंगन, वहां का आंगन बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो चिनार के पत्ते गिरते रहते हैं, पत्तों से भरा रहता है वो। बाहर उस आंगन को साफ करे जब तक आधा दिन निकल जाता। और हुँ, ये फिर आके बोलते थे कि लाओ भाई तुम्हारी चिट्ठी पढ़ लें। और पढ़ने के बाद जो है, आधी चिट्ठी पढ़ के बोलते, भाई अब मैं थक गया और मुझे जरा काम भी है, तुम ऐसा करो कल आ जाना। तो अच्छा, चिट्ठी का आधा खत पढ़ने के लिए दूसरे दिन बुलाते, दूसरे दिन फिर कोई काम कराते और उसके बाद वो पढ़ते। तो ये जो एक एक्सप्लॉयटेशन था, इससे इससे कोई हम हम जाकर देखी हुई चीज नहीं है, मगर जो सिविल सोसाइटी के जिम्मेदार मेंबर हैं, उन लोगों की देखी हुई बात है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन था। एक बात मैं और आपको बताऊं, एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स, एक इंतहाई पढ़े लिखे टॉप के इंटेलेक्चुअल शख्स, जिनके इंटरव्यूज मैंने जो है देखे हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है, वो साहब हिस्ट्री के प्रोफेसर, वो कहते हैं कि भाई माइग्रेशन कोई जो है इन लोगों की जुल्म ज्यादती से शुरू हुआ पंडितों का, ये ऐसी बात नहीं है। वो हुँ, कहते हैं कश्मीर का माइग्रेशन तो 200 साल से तकरीबन 4-5 माइग्रेशन हुए। और अच्छा, ये 1991 वाला माइग्रेशन तो खास तौर पर हुँ, उस वक्त हुआ जब इंडिया में लिबरलाइजेशन के आने की वजह से मुख्तलिफ तरह के अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे चौ तरफ खुल रहे थे। तो अच्छा, वैसे वक्त में इन लोगों को मौका था कि वो फौरन जो है आए और आके जो है अब नई नई जो है जॉब या अपॉर्चुनिटीज या बिजनेसेस जो खुल रहे थे, उसमें अपना अपना हिस्सा जो है हासिल करें। तो हुँ, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि बड़ी तादाद में लोग वहां से निकले। हुँ, और जगमोहन साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी इस मशहूर बात को भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने जो है पंडितों से कहा था कि आप 6 महीने के लिए यहाँ से चले जाइए, उसके बाद देखिए मैं इन लोगों का कैसा बैंड बताता हूँ। हुँ, हुँ, तो यकीनन वो वक्त था जब दुश्मन मुल्क जो है कश्मीर के ट्रबल्ड वाटर्स में फिशिंग कर रहे थे और आवाम को भड़का रहे होंगे। लेकिन जिस तरह के खराबे की वो बात करते हैं, उस बात से कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं वो प्रोफेसर, जो खुद पंडित हैं और जिन्होंने जो बहुत सारे कश्मीरियों के सामने कहा था गरज के कि हुँ, हाँ हाँ मैं जानता हूं, मैंने भी देखा है, मेरे भी मामा जी का कत्ल हुआ, मैं जानता हूं। लेकिन कहाँ 1200 पंडितों का मरना और कहाँ जो है 1.5 लाख जो है वहां के कश्मीरियों का मरना। तो जी, ये ऐसे फिगर्स उन्होंने कहे थे अपनी जबान से, कोई हुँ, हमको खुश करने या रिकॉर्ड पे लाने के लिए नहीं कही थी वो बात। वो भी एक दुखता हुआ दिल रखते थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक इंतहाई खूबसूरत बात कही। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में आपने फौज और पुलिस की इतनी भरमार कर दी, इतना ज्यादा आपने लाके जो है फौज को भर दिया कि एक प्यारे मासूम भोले भाले सीधे साधे लोगों की सारी शर्म छीन ली आपने। क्योंकि कोई पर्दा बाकी ही नहीं रहा, कहीं जाने आने बगैर जो है लोगों की नजरों का सामना किए हुए औरतें जा आ भी नहीं सकती थी। तो हुँ, माशरा इस कदर बिगड़ रहा था, और उस माशरे के बिगड़ने में ये गवर्नमेंट, इससे पहले की गवर्नमेंट, वहां की मुकामी गवर्नमेंट, ये सारी की सारी खाती हैं। और इनकी वजह से आज मासूम अवाम सफर कर रहे हैं, और बहुत सारे पंडित भी सफर कर रहे होंगे जो अपने घर से दूर दराज इलाकों में थे। लेकिन ये पंडितों का कैंपों में यहाँ के रहना, उसकी कभी भी जांच की जा सकती है। और ये मालूम किया जा सकता है कि वो आके किस किस किस्म के कैंप में रहे। क्या ऐसे टेंट्स में रहे जिसके अंदर एसी भी था, टीवी भी था, या वैसे कैंपों में रहे जिस तरह के जो है रेफ्यूजी कैंप जो है हमने
मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद देखे या जो है गुजरात के फसादात के बाद देखे और वो साल तक वैसे ही रहे। वहां तो ना बाथरूम था, ना कोई पर्दा था, ना किसी तरह की जो है कोई फैसिलिटीज थे। इन लोगों को तो, पंडितों को तो रिजर्वेशन दिए गए, जॉब्स में रिजर्वेशन मिले इनको, वो सारे हालात की वजह से। तो ये जो शर्मनाक जो चीज हो रही है कि भाई सीधे साधे अच्छे लोग भी हक बात को मानने को तैयार नहीं है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हालात अच्छे से अच्छे, जल्द से जल्द, बेहतर से बेहतर हों, और जो है जो फिरका वारियत का राक्षस इस मुल्क को खा जा रहा है, मुल्क के सोशल फैब्रिक को खा जा रहा है, वो राक्षस का जो है पेट भर जाए और जो है फिर फिरका वारियत खत्म हो जाए। मेरी दुआ यही है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आपने खा दिया। आदाब। नाजरीन, ये थे जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब, जो कि कश्मीर फाइल्स की मूवी के ताल्लुक से बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने हक़ाइक़ क्या हैं कश्मीर के, वो सारे राज खोल डाले कि क्यों माइग्रेशन हुआ। वजूहात, एक तो इकनॉमिक लिबरलाइजेशन, दूसरे ये कि जगमोहन ने कहा कि आप कुछ दिन के लिए हट जाइए और मैं यहाँ के लोगों की बैंड बजाता हूँ। आप समझ गए होंगे कि वो किसकी बैंड बजाने की बात कर रहे थे। ये बड़े शर्मनाक जो है सियासतदान ऐसे हैं कि ये हुकूमत करने नहीं आए हैं, बल्कि एक जेनोसाइड के एजेंडे से आए हैं। और फिर सितम ज़रीफ़ी ऊपर से ये कि उल्टा तोड़ मरोड़ कर मूवीज़ बनाकर पेश की जा रही हैं, और जो मज़लूम है उनको ज़ालिम बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, इसी किस्म के मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।